प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के हवाले से जो केस की समाअत हुई है, लार्जर बेंच बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब कर रहे हैं। उसने इस पर समाअत की है और बहुत अहम सवालात उठाए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से भी बहुत आम क्वेश्चन रेज किए गए, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी और बाकी बेंच के मेंबरान की तरफ से भी। और बुनियादी सवाल उसमें यह रहा कि ताहयात नाअहली जो है ये दुरुस्त फैसला था या जो कानून साजी हुई है, कानून बनाया गया विफाक की तरफ से, वो दुरुस्त था। और अब इब्तिदा में ही काजी फैसल साहब ने सवाल किया कि कौन जो है वो लाइफ टाइम जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी हिमायत करते हैं, कौन इसकी मुखालफत करते हैं, और कानून की जो हुकूमत ने कानून बनाया है उसकी हिमायत करते हैं। तो ये सवालात जो हैं जब उठाए गए हैं तो उसका जवाब क्या आया, ये आज की प्रोसीडिंग पर ज़रा एक तो हम इस पर बात कर लेंगे। दूसरा, पेशावर हाई कोर्ट में भी आज एक समाअत हुई है। अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने की थी कि जनाब इसको जल्द समाअत की जाए। बल्ले के निशान के हवाले से उस पर भी फैसला महफूज हुआ है, वो कल सुनाया जाएगा। और मौलाना फजल रहमान साहब फिर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन से वो दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन ANP उनसे इख्तलाफ कर रही है। हालांकि ANP भी उसी सूबे में सियासत करती है जिस सूबे में मौलाना फजल रहमान करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद है, माहिर कानून, बहुत शुक्रिया साहब, खुशामदीद। साकिब बशीर साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर साहब हैं, बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और कोसैन फैसल मुफ्ती साहब मौजूद है, माहिर कानून है। फैसल साहब, आपको भी खुशामदीद। और इससे पहले कि मैं गुफ्तगू की तरफ जाऊं, आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं चंद निकात मैं आपके सामने रख देता हूं ज़रा, ताकि प्लॉट हमारे सामने आ जाए गुफ्तगू के लिए, और वो सवालात जो आज उठाए गए हैं वो हम अपने माहिरीन के सामने भी रखते हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि मैं इलेक्शन एक्ट की तायीद करता हूं। जो बुनियादी सवाल जो चीफ जस्टिस की तरफ से किया गया था, उन्होंने कहा ये विफाक ने कानून बनाया है, इसलिए मैं इसकी हिमायत करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली के तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाना चाहिए, जो कि बुनियादी तौर पर फेयर भी है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि तमाम एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं या मुखालफत करते हैं। तो इस सवाल पर तमाम एडवोकेट जनरल जो हैं उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की अटॉर्नी जनरल के जो मौक़िफ़ है उसकी उन्होंने तायीद भी की। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं है, बल्कि ये अदालत ने दी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं, ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात को तस्लीम करते हैं। और फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने यह सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट भी तो लागू हो चुका है और इसको चैलेंज भी नहीं किया गया, तो इसका क्या होगा। और मंसूर अली शाह साहब के सवाल भी बड़े अहम थे। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि क्या झैली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है। फिर उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। यह सवाल भी उठाया गया कि कत्ल और गद्दारी जैसे जो संगीन जुर्म हैं उसमें कुछ अरसे बाद तो इलेक्शन लड़ा जा सकता है, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली जो है उस पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, तो क्या यह गैर मुनासिब नहीं है। यह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। और मंसूर साहब का यह सवाल भी था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाब ना लड़ सके कोई भी शख्स। जस्टिस काजी फैसल साहब ने ये नुक्ता भी उठाया इस्लाम का हवाला देते हुए कि गुनाह के बाद भी तो तौबा की गुंजाइश होती है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं। राय साहब, सबसे बुनियादी सवाल जो है वो तो ये है कि अदालती फैसले अगर मौजूद हैं कि ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन जो है वो अपनी जगह पर कायम है, तो फिर दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन एक्ट की तायीद भी कर रहे हैं जो अटॉर्नी जनरल हैं। तो दोनों चीज़ें बैक वक्त, यानी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी वो जो अदालती फैसला है वो बरकरार रहेगा, लेकिन फिर कानून भी बरकरार है। देखिए, अटॉर्नी जनरल ने बड़े क्लियरली कहा था कि चूंकि मैं फेडरेशन का नुमाइंदा हूँ, तो फेडरेशन में उस वक़्त PDM की हुकूमत थी और PDM की हुकूमत ने ये कानून साजी की थी, और ये कानून साजी उन्होंने जिस मकसद के लिए की थी अभी तक वो बात नहीं आया क्या ये कानून साजी पर्सन स्पेसिफिक थी या नहीं थी, क्या मोटिव्स थे या नहीं। बहरहाल ये बात एक इम्पॉर्टेंट इशू अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, क्योंकि जो वो 5 मेंबर बेंच का फ़ैसला है उसमें बड़े क्लियरली उन्होंने कहा कि जी आइन ने इसमें टेनोर नहीं दिया, और जब आइन ने नहीं दिया तो फिर जो उसकी इंटरप्रिटेशन करनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशनली जो वो कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि जी ये परपेचुअल नाअहली होगी, ताहयात नाअहली होगी। अब एक तो ये नहीं मुमकिन हो सकेगा कि उस जजमेंट के होते हुए 5 साल की जो मुद्दत है उसको इंडोर्स कर दिया जाए।
ये ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन जो है वो मौजूद है अपनी जगह पर। देखिए, वो डिक्लेरेशन जो सी है वो अपनी जगह पे रहेगी। वो जो डिक्लेरेशन है वो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत है, जिसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये जो आइन के अल्फाज है ना, इस पे आज बहुत से रिमार्क्स आ रहे हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए, कायदे आज़म होते तो शायद वो भी क्वालिफाई नहीं करते, क्या वजह है कि एक कातिल जो है कत्ल करके आ जाए। वट एवर द विजडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज, वो अदालत का इख्तियार नहीं कि उस विजडम को या उसकी वर्डिंग्स को वो चैलेंज करे। पार्लिमानी करेगी। वो पार्लियामान में भी जो आइन साज पहले ये बना था, और 2/3 जब मेजॉरिटी होगी वो सिर्फ पार्लियामेंट का डोमेन है, चाहे उसका विजडम सही था गलत था। दिस इज व्हाट द पार्लियामेंट हैज टू डिसाइड विद अ 2/3 मेजॉरिटी। अब रास्ता निकालना है, ठीक है, रास्ता ये निकालना है कि जी ये 5 मेंबर्स की जो जजमेंट आई हुई है, इसमें तो परपेचुअल दी हुई है उन्होंने नाअहली। अब क्या ये जो नाअहली है, इसको ऑल्दो कि लॉयर्स कम्युनिटी, सुप्रीम कोर्ट बार और मेजॉरिटी ये समझती है कि इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स है उसमें कुछ टेक्निकल जो क्वेश्चंस उठाए, खासकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, कि जी नेगेटिव डिक्लेरेशन एक होती है, कोर्ट कैसे डिक्लेयर कर सकता है कि जी ये अच्छा मुसलमान नहीं है या ये सगेशियस नहीं है। काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर मैं नॉमिनेशन पेपर फाइल करता हूं, कोई मुझ पर एतराज करता है तो मैं उसके एतराज को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि कौन उस पर पूरा उतरता है। यानी प्रीचिंग ऑफ इस्लाम है, बुनियादी इस्लाम की का नॉलेज है। लेकिन जो भी ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो अपनी जगह मौजूद है ना। अब इनका जो असल रास्ता जो है वो तो मेरे नज़दीक तो यही है कि आइन में अमेंडमेंट होनी चाहिए और इसको आइनी तौर पे इन तमाम इश्यूज को सेटल होना चाहिए। 18th अमेंडमेंट में गालिबन जब आई थी, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें निकाल रही थी, मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त 62(1)(f) की मुखालफत की थी। आज वो खुद इसका शिकार हुए हैं। तो अल्टीमेटली एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आई बिलीव कि जी ये जो आइन साजी है ये टोटली पार्लियामेंट का काम है। लेकिन अब इलेक्शन लड़ने का जो एक आ गया है, इलेक्शन एक्ट 2013 सेक्शन 232 की जो अमेंडमेंट आई है, उसको अगर ये वैलिडेट करते हैं कि जी पार्लियामेंट को ये इख्तियार है, जैसा कि आपने देखा कि पहले केस में किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर वाले केस में, तो उसमें ये होगा कि फिर चूंकि ये भी फैसला आ जाएगा, तो फिर वो इलेक्शंस तो लड़ लेंगे, बट अल्टीमेटली दिस थिंग वुड गो टू द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट ही बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें कौसैन साहब अब बुनियादी नुक्ता ये है कि देखें, एक तरफ डिक्लेरेशन मौजूद है, इसका मतलब है ताहयात नाअहली वाला फैसला बरकरार है और वो इन फील्ड भी है, और दूसरी तरफ जो है वो ये भी है कि कानून भी आ गया हुआ है। तो अब अगर ग्राउंड पर आपको इंप्लीमेंट करना है, एक आरओ के सामने दोनों चीजें पड़ी हुई हैं, आरओ क्या इंप्लीमेंट करेगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसले को इंप्लीमेंट करेगा ताहयात नाअहली, या वो इंप्लीमेंट करेगा वो कानून जो अब मौजूद है जिसमें 5 साल की नाअहली है? देखिए, बात समझने की ये है कि आर्टिकल 62 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्वालिफिकेशन बयान करता है, डिसक्वालिफिकेशन बयान नहीं करता। आर्टिकल 63 जो है वो डिसक्वालिफिकेशन बयान करता है, किन हालात में आप डिसक्वालीफाइड हैं। तो पहले तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन साबित करनी है, यू आर क्वालिफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शन। सो अगर फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 232 में अमेंडमेंट भी आ गई है, तो देखना ये पड़ेगा कि वहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन का लफ्ज़ लिखा हुआ है, लेकिन आर्टिकल 62 क्वालिफिकेशन के बारे में है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फील्ड में रहेगी, लेकिन अगर आप उसको अनडू करना चाहते हैं तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कि आप क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में 62 में अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट करें। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में इस सेक्शन 232 रेड विद 62 एंड 63 इसकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, और सुप्रीम कोर्ट इन ड्यू कोर्स ये करेगी। अब फ़र्ज़ करें कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ है, जिसमें बेसिकली वो जजमेंट जिसमें पनामा पेपर्स वाला केस सारा ले डाउन और हैंड डाउन किया गया था, वो बेसिकली अंडर चैलेंज नहीं है। वो एक मुतफरक किसी और शख्स की दरख्वास्त है, और उसमें उन्होंने सिर्फ पर्टिकुलर एक इस इशू को, इस इलेक्शन की हद तक बात की है। जिस वक्त आप जाएंगे
पनामा पेपर्स वाली जजमेंट को दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करेंगे या इसको रीविज़िट करेंगे तो फिर उसमें पता लगेगा, क्योंकि अभी उसका रीविज़िट का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है। वो हो सकता है किसी वक्त ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त मूड देखने के लिए इसको प्रेस कर रहे हैं पिटीशन को। हो सकता है कि किसी वक्त बुनियादी जो क्वेश्चन था मेरा सवाल ये था ना कि अगर देखिए एक नॉमिनेशन पेपर आते हैं आरओ के पास, उसके सामने सुप्रीम कोर्ट की एक 5 रुकनी बेंच की एक जजमेंट मौजूद है, क्या वो नॉमिनेशन पेपर्स को एक्सेप्ट कर सकता है? देखिए ये मारूजी हालात पे डिपेंड करता है। आज के हालात के मुताबिक क्या? मैं यही बता रहा हूँ कि ये मारूजी हालात पे डिपेंड करता है कि जिस वक्त आरओ के सामने होगा उसका लीगल इक्विपमेंट किस तरफ वे करता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वंस फॉर ऑल इसको सेटल कर दे कि आर्टिकल 62 में क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की। डिसक्वालिफिकेशन तो बाद में आएगी। अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो वो उस पर टाइम स्पैन के बारे में आर्टिकल खामोश है। फ़र्ज़ करें 2 तरह के मामलात होते हैं। फ़र्ज़ करें क्रिमिनल केसेस की बात कर लेते हैं। एक मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंसेस होते हैं जिसमें फ़र्ज़ करें कि एक सेक्शन है 406 कि आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो नहीं किया। ठीक। एक है थेफ्ट, ये सारे मर्डर कर देगा, ठीक है, मर्डर से बरी होता है, ही विल बी बैक इन द फील्ड। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि कोई मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को बड़ा सेंसिटिव होकर देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा किन हालात में क्वालिफाइड है और किन में। बिल्कुल ठीक है। ये तो बुनियादी सवाल आज साकिब बशीर साहब इस अंदाज में भी उठा था ना कि एक शख्स से भूल हो गई, उसने नॉमिनेशन पेपर में कोई एक चीज मेंशन करना भूल गया कि जी मेरा इकामा है या मैंने फलां से तनख्वाह ली थी, वो भूल गया। अगर उसकी ये भूल हो गई है तो क्या वो जिंदगी भर इलेक्शन नहीं लड़ सकता? दूसरी तरफ एक शख्स से कत्ल हो गया या उसने कर दिया और उसके बाद वो कुछ अरसे के बाद दोबारा अहल हो जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये सवाल तो बुनियादी आज सुप्रीम कोर्ट में उठा भी है। जी बिल्कुल, ये सवाल भी उठा है और इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि 62(1)(f की जो नाअहली है ताहयात है या 5 साल है। इसके हवाले से जब ये नोटिस लिया गया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इसका अखबार इश्तिहार भी दिया जाए और मुल्क भर से कोई भी बंदा अगर आना चाहे तो वो आ सकता है। तो ये चीज़ यहाँ हाईलाइट करना ज़रूरी है कि अभी तक तकरीबन 95% लोग जितने भी आए हैं, कोई वकला हैं, कोई ज़्यादातर जो है वो वकील ही हैं। एक जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जो बलूचिस्तान से एक पॉलिटिशियन है वो थे, वो भी एक पहले से पेंडिंग केस में उनके भाई थे उस केस में, तो वो आए हुए थे जी सनाउल्लाह बलोच साहब। इसके अलावा बाकी सारे लोग जो है 95% इस हक में है कि जो 62(1)(f की जो नाअहली है वो 5 साल के लिए होनी चाहिए, फॉर लाइफ जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो आपने बात की, अब जो बेंच जो है ऑलमोस्ट उसकी मेजॉरिटी जो है वो सारे जो सवालात थे, उसको जो ऑब्जर्वेशंस थी वो उसी तरफ जा रही हैं कि उन्होंने मतलब पॉइंट आउट करने की कोशिश की। मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अगर बात करें तो वो उनका एक ही नुक्ता था, जिस नुक्ते के आगे पीछे मुख्तलिफ समात के मुख्तलिफ जो मराहल थे उसी पे वो आ रहे थे कि वो कह रहे थे कि अगर एक बंदा जो है, एक ने कत्ल कर दिया है, एक पे गद्दारी का इल्ज़ाम है या इस किस्म के इल्ज़ामात हैं अगर किसी पे, उसका तो आपने एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि उसमें वो उसकी सज़ा जो नाअहली है या डिस्क्वालिफिकेशन है वो उसमें होगी। लेकिन दूसरी तरफ का जो बंदा है, जिसमें जिस तरह आपने भी बताया कि अगर कायदे आज़म जो है वो भी होते, उन्होंने जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा तो उनको भी कर दिया जाता। मेरा ये ख्याल है कि बेंच का व्यू भी ये है, ओवरऑल भी ये पॉइंट है, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक ट्रेंड है बहरहाल कि जो पॉलिटिकल पार्टी आपके मुखालिफ हो तो उसके बारे में तो सब लोग चाहते हैं कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ ही हो जाए, लेकिन अपनी अगर होगी तो फिर मसाइल होंगे। अगर पीटीआई की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो जब इमरान खान साहब थे, जब 2018 में जब या 2016 या 17 में जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की फॉर लाइफ नाअहली हुई तो उस वक़्त जश्न भी मनाए गए, लेकिन अगस्त 2023 में इमरान खान साहब की जब 5 साल नाअहली हुई तो उसका दर्द भी हुआ। तो इट मीन के पॉलिटिशियंस को के हवाले से जो चीज़ें मेरे ख्याल में तय हो रही हैं, इसको कहीं कोई टाइम फ्रेम तो होना ही चाहिए। फॉर लाइफ नाअहली का तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बेशक जो हुसैन मुफ्ती साहब ने जिस चीज़ को पॉइंट आउट किया, ये सवाल अटॉर्नी जनरल साहब के सामने भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रखा
कि ऑलरेडी एक जजमेंट आ चुकी है, रिव्यू हो चुका है, तो उससे कैसे निकलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये कह चुकी है कि ये फॉर लाइफ है। तो अब इस पॉइंट पे भी उन्होंने मुआवनत भी मांगी है, मुख्तलिफ जो वकला है उसको मुआवन मुकर्रर किया जाएगा, और इसमें मेरे ख्याल में तवील समातें होंगी। अभी 4 को समात है, 11 को उन्होंने कहा कि हमने कंक्लूड करना है, तो इट मीन के 7 मेंबर बेंच अगले 2, 3 या 4 समातें होंगी, तवील समातें होंगी, ताकि इस पूरे मामले से उन्होंने निकलना कैसे है कि एक चीज अलग है, जजमेंट मौजूद है, और इसको कैसे उन्होंने अलग से इसको तशरीह करनी है। लेकिन इसमें राजा आमिर साहब एक चीज तो तय हो जाएगी ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की एक जजमेंट है, उसके लिए या उसमें अगर तब्दील उसको करना है तो फिर एक 7 रुकनी बेंच बैठा हुआ है, उससे ही होगा, ये डिक्लेरेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन इससे ये तो तय हो जाएगा ना कि जो सादा कानून साजी है उससे आइन में तरमीम नहीं हो सकती, या उससे ये कानून तब्दील नहीं किया जा सकता था। ये जो नुक्ता नज़र हमने देखा था कुछ पॉलिटिशियंस ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, आजम तारड़ साहब ने और बाकी लोगों ने इख्तियार किया हुआ था, वो तो फिर गलत साबित नहीं हो जाएगा? एब्सोल्युटली वो तो गलत होगा, और हम तब से कह रहे हैं कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अब इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा जो जजमेंट आएगी। ये नहीं कि अगर ये 2017 के एक्ट में अमेंडमेंट ना आती तो फिर ये बड़ा एक अजीब सा व्यू आ जाता है कि वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने परपेचुअल कर दिया 5 ने। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लिमिट तो नहीं लगा सकती कि जी सुप्रीम कोर्ट को तो इख्तियार नहीं है कि 5 साल करे या 10 साल करे या 7 साल करे, ये इख्तियार अल्टीमेटली तो पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकती थी, वहाँ नंबर्स पूरे नहीं थे, तो पार्लियामेंट ने ये एक रास्ता चुना है कि हम इसको एक्ट के ज़रिए एक टाइम लिमिट में, स्पैन में ले आते हैं, और जो जजमेंट का पार्ट है वो सुप्रीम कोर्ट उसको टैकल करे, ये हम करते हैं। उस जजमेंट को अगर वो तो रहती है अपनी जगह, तो एक लार्जर बेंच का एक नया व्यू आएगा कि चूंकि उस वक़्त ये फील्ड में 2017 के एक्ट की अमेंडमेंट नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास रास्ता नहीं था। अब चूंकि लेजिस्लेशन ने ये अमेंडमेंट कर दी है, तो इस अमेंडमेंट को सामने रखते हुए ये बेंच इस चीज़ पे पहुंचा है कि पार्लियामेंट का जो विजडम है 5 साल का वो प्रिवेल करेगा, वो जजमेंट वहीं पे रहेगी। लेकिन अब नई जजमेंट होगी और नई जजमेंट कह देगी कि जी 5 इयर्स बज़ाहिर लग रहा है। अब फैसला लेट्स सी क्या आता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स जिनकी बात हुई वो इसी तरफ शायद देख रहे हैं कि जी इस किस्म का कोई फैसला हो कि ये जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है इसको भी वैलिडेट किया जाए, और साथ ही ये देखिए अदरवाइज 7 मेंबर क्यों बना, बड़ी सिंपल सी बात है, 5 क्यों नहीं बैठे? इट मीन्स कि उस 5 मेंबर के बेंच से लार्जर बेंच इसलिए बनाया है कि अगर हमें उसको चेंज करना है जी तो लार्जर बेंच आ जाएगा। और अल्टीमेटली बट अगर एज ए ट्रू इसकी स्पिरिट देखें, सही है, तो ये होना पार्लियामान में चाहिए, आइन में ही तब्दीली। जी बिल्कुल सही है। फर्ज कीजिए पार्लियामान ये फैसला करती है कि जी ठीक है, ये नाअहली जो है वो ताहयात है, या 5 साल भी मुद्दत 3 साल कर देती है फुर्से, तो पार्लियामान का ये इख्तियार मौजूद है। लेकिन अभी फिलहाल पार्लियामान ने अपना रोल प्ले नहीं किया हुआ, सादा कानून साजी से ये नहीं हो सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आएगा और वही इनफील्ड होगा और उसी पर अमल दरामद होगा। राइट जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं कौसैन साहब। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक की जो हमने डिस्कशन की है, तो आजम नज़ीर तारड़ साहब का मौक़िफ़ तो हमें गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि जी हमने कानून बना दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो उस पर ये हावी है क्योंकि पार्लियामान ने कानून बना दिया और अब कोई भी शख्स 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। तो इसका मतलब है कि वो आजम तारड़ साहब का तो मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था। फिर देखिए बात यह है कि ये सारी गुफ्तगू इस वजह से हो रही है कि एक पॉलिटिकल आइकॉन है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन इस सारी एक्सरसाइज से और इस सारी डिबेट से वाबस्ता है। देखिए जिस वक्त पनामा पेपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया तो डिस्क्वालिफिकेशन के साथ उन्होंने एक और बात लिखी कि ये केसेस नैब को भेज रहे हैं, वो रेफरेंस फाइल करें और उसके ट्रायल होंगे। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन बेसिकली जो नैब ने फ़ैसले किए थे, बाद में उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट से भी एक जजमेंट आई, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन कंडीशन प्रेसिडेंट्स थी नैब के ट्रायल्स के साथ। तो अब नैब ने जब मियां नवाज शरीफ को सज़ा कर दी और हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, तो मेरी दानिस्त में मियां साहब इस वक्त क्वालिफाइड हैं। ठीक,
क्योंकि वो कंडीशनल था मामला कि तो फिलहाल नॉमिनेशन पेपर में कोई चीज़ आप छुपा जाते हैं तो उसका तो मेरा ख्याल है पनामा नहीं, पेपर सर, से ताल्लुक हाँ नहीं उस उसका पनामा पेपर से ताल्लुक नहीं है, वो इंडिजिनस क्योंकि इस सजा इलेक्शन इकामा पे हुई थी ना, आपने नॉमिनेशन पेपर में कोई चीज़ छुपा उसके ली। उसके बारे में मामला सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया हुआ है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स वाली बात होगी वो क्वालिफिकेशन उस टर्म या उस नेशनल असेंबली की मुद्दत तक होगी। सही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? वो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो ये कह रहे हैं कि वो नैब के साथ उसका कोई ताल्लुक था, नैब में एवन फील्ड और अजीज़िया वाला चला गया केस, और यहाँ पे जो सता यहाँ पे जो उनको ये डिस्क्वालीफाई किया गया था और जो एक उनके खिलाफ डिक्लेरेशन आ गई थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सादिक और अमीन नहीं रहे, वो तो थी जो जैसे आपने जिक्र किया कि वो कामा को इन्होंने छुपाया था और वो जो उसके पेबल्स थे वो उन्होंने जाहिर नहीं किए। तो ये मैटर कहीं और एडजुडिकेट नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में ही एडजुडिकेट हुआ। इसी के बाद तब ये कहा गया कि जी 184(3) में अपील भी होनी चाहिए कि एक फाइनल फैसला आ जाता है, उसके बाद अपील का राइट नहीं होता। और चूंकि उन्होंने रिव्यू कर लिया था, रिव्यू में भी फिर तारड़ साहब का आप बार बार नाम लेते हैं, वो भी फिर वो रिव्यू में उन्होंने बहुत कुछ किया कि अपील की तरह होना चाहिए। और तारड़ साहब तो ये भी कहते थे कि जी सदर को इख्तियार नहीं है इलेक्शन कराने का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कह दिया कि नहीं, सदर पाकिस्तान को इलेक्शन कराने का इख्तियार है। तो बहरहाल उस वक्त जो ये लेजिस्लेशन हुई थी, काश ज़रा इस पे भी सुप्रीम कोर्ट देखे कि जी क्या वो लेजिस्लेशन किस अंदाज में होती थी, कैसे होती थी, कितने लोग करते थे, ये भी कुछ चीज़ें हैं। सही है। इसमें जी। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, एक और पॉइंट भी इसके 62(1)(f) की जो आज हेयरिंग हुई है उसमें सामने आया है। एक पिटिशनर है, उन्होंने अब एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब का मामला है, दूसरी तरफ जो है वो भी इमरान खान साहब हैं, उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि मेरे जो क्लाइंट हैं उनकी जजमेंट भी आप सस्पेंड कर दें, मेरी सज़ा जो है वो सस्पेंड हुई हुई है और वो बेल पे हैं, तो जजमेंट भी सस्पेंड कर दें, क्योंकि इससे वो जो है वो मुतासर है, मतलब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो मौजूद है। तो ये वो क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है कि अगरचे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि हम सिर्फ 62(1)(f) तक रहेंगे कि उसकी मुद्दत कितनी है, लेकिन अगली समात पे अगर जो वकील हैं वो उन्होंने कहा है कि मेरे ही केस से क्योंकि ये नोटिस लिया गया है, तो अगर मेरा जो है ग्रीवियंस एड्रेस ही नहीं करना, दूसरों का करना है, तो फिर तो अगर इस क्वेश्चन को भी एड्रेस करती है सुप्रीम कोर्ट, अगरचे इस किस्म की कोई प्रेसिडेंट पहले मौजूद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 7 मेंबर बेंच अगर इस क्वेश्चन को भी देखता है तो इसका जो फ़ायदा है वो इमरान खान साहब को भी आगे चलकर हो सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि सज़ा के साथ आप जो है वो जजमेंट भी सस्पेंड जो है वो कर दें। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलें साकिब साहब, एक और मामले की तरफ मैं आता हूं और फिर इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब बार बार ही कह रहे हैं कि इलेक्शन तो हो नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन इसको देखे, खुदा रहा इस पर गौर करे। लेकिन उससे पहले आज इलेक्शन कमीशन एक दरख्वास्त लेकर गया हुआ है पेशावर हाई कोर्ट के पास, और अपील उन्होंने की है, लेकिन वो चाहते हैं कि अब इसकी अर्ली हेयरिंग हो जाए। आज फैसला इस पर महफूज भी हुआ है। आप क्या देख रहे हैं बल्ले के निशान के हवाले से? ये मामला अल्टीमेटली पेशावर हाई कोर्ट में डिसाइड होगा या सुप्रीम कोर्ट में आने के इम्कानात को देख रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि ये 13 से पहले ये चीज़ें डिसाइड हो चुकी होंगी? वैसे इसमें जो इलेक्शन कमीशन जो फुर्तियां जो है वो दिखा रहा है, बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये हर 2 सूरतों में मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा, कि अगर तो पीटीआई के हक में पिटीशन जो है वो हो जाए, मंजूर हो जाए, देन भी तो इलेक्शन कमीशन लेकर आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन लेकर आ जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन के हक में हो तो फिर पीटीआई तो डेफिनेटली उन्होंने लेके ही आना है। आज की जो समात थी उसमें अब पीटीआई को टाइम दिया गया है, कल उनको सुनेगी अदालत, तो फिर देखेंगे कि अदालतों में ये मामला 13 तारीख तक सेटल नहीं हो पाता, और 13 को हमें पता है कि इंतखाबी निशान अलॉट हो जाना है, उसके बाद भी कोई गुंजाइश मौजूद रहेगी सुप्रीम कोर्ट के से कोई फैसला आ जाता है तो? मेरा यह ख्याल है कि कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। उसकी वजह यह है कि पीटीआई इस मुल्क की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर कोई माने ना माने, किसी ख्वाहिश हो ना हो, ये हमें मानना पड़ेगा, और उसको उसके इंतखाबी निशान जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा उसका होता है, सिलसिला होता है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज की मैं मिसाल दूं कि कोहाट में जो मामला था, अगरचे वो एक हल्के की हद तक था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता तो निकाल लिया ना, कि जो उनकी जो स्क्रूटनी होनी थी उसमें टाइम गुजर चुका था, या स्क्रूटनी का टाइम गुजर चुका है, अब तो अपीलें जो है वो फाइल हो रही हैं। तो उस मामले में उन्होंने रिटर्निंग अफसर को, जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा था, उन्होंने तब्दील किया था, ठीक, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने ठीक तब्दील किया है, लेकिन जो स्क्रूटनी नहीं हो सकी, उन्होंने कहा कि आप करें, उस पर टाइम दें इनको, और 5 जनवरी तक उन्होंने कहा कि हम इस हल्के की जो स्क्रूटनी रहती है वो करेंगे।
इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो टाइम वो कहीं ना कोई रास्ता निकल सकता है। अगर एक दो तीन दिन ऊपर भी हो गए, मेरा ये ख्याल है, अगरचे कोई प्रिंटिंग वगैरह ये वो काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, डिले भी हो गया तो रास्ता सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है बल्ले के निशान के। लेकिन कौसाइन साहब, मेरा सवाल इसलिए था कि 9 तारीख को अगर फर्ज करें फिक्स होता है और अर्ली हेयरिंग की दरखास्त मंजूर नहीं होती इलेक्शन कमीशन की, फैसला तो अभी महफूज हुआ है, हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन 9 को होता है तो बीच में 4 दिन है। साकिब बशीर साहब जैसे कह रहे हैं कि हर सूरत में ये दोनों सूरतों में जाना तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, तो ऐन मुमकिन है कि ये 13 से ऊपर चला जाए और 13 तारीख को अगर इलेक्शन सिंबल नहीं मिलता तो तमाम उम्मीदवार जो है वो आज़ाद तस्वुर हो जाएंगे। एक मरतबा वो आज़ाद तस्वुर हो जाते हैं तो वो प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आपको लगता है कि 2-3 दिन अगर ये लेट हो जाता है तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, वापस बल्ले का निशान या किसी भी पार्टी का सिंबल जो है उसको वापस मिल सकता है? जी ऑब्वियसली जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट हालात वाक़यात के मुताबिक और कानून के मुताबिक ही फैसला करेगा। और अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आता है कि जी बल्ले का निशान नहीं होगा, तो ऑलरेडी उसमें कोई एक डिनोवो एक्सरसाइज, असर नो एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बल्ले का निशान किसी कोर्ट के ऑर्डर के तहत वापस होता है तो ऑब्वियसली वो ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं रोक सकता, वो बहर सूरत करनी पड़ेगी। इसमें अगर इलेक्शन एक हफ़्ता 10 दिन 15 दिन लेट भी हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट उसको फाइनलाइज कर देगी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ही इलेक्शंस प्रोसेस होगा। आज आमिर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि जी हम किसी सूरत में भी बॉयकॉट नहीं करेंगे, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें निशान ही नहीं होता तो फिर आप बॉयकॉट करें या ना करें, आपका तो निशान ही नहीं है, आपका तो उम्मीदवार ही नहीं है, वो तो आज़ाद उम्मीदवार है, फिर बॉयकॉट होना या ना होना मीनिंगलेस नहीं हो जाएगा? वो मैं गौर साहब को सुन रहा था और भी उनके पार्टी के, तो वो कह रहे हैं हमारे पास प्लान बी भी है कि दे कैन ऑप्ट टू जॉइन अनदर पार्टी, उसके साथ मुश्तरका निशान पे भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है किसी और पार्टी के साथ मिलके। तो फिर वहाँ पे वो जॉइंट अपने कैंडिडेट्स, और उसमें बड़ा ये कहा जाता है कि जी फिर तो फैसला उसका जो पॉलिसी चलेगी नहीं चलेगी। उसका वजह यह है कि पार्लिमानी जो लीडर होता है पार्लियामेंट में सिर्फ उसकी पॉलिसी चलती है और पार्लिमानी लीडर वो बनता है कि जिसकी सीटें सबसे ज़्यादा होती हैं। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ इशू ये होगा कि जो बल्ले का निशान है या एक जो इलेक्टोरल सिंबल होता है, ये किसी भी पार्टी का एक विजुअल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल होता है कि इस तरह का एक जैसे कैप्सूल के अंदर तमाम चीज़ें बंद होती हैं, उस निशान में उस पार्टी की पॉलिसी, उस पार्टी से अटैचमेंट, उस पार्टी के साथ लोगों की एफिलिएशन, ये सारी उसके अंदर होती है। और ये एक इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ इलेक्शन का डे नहीं होता, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये अगर उसमें से माइनस होगा तो आई बिलीव कि ये जो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिर्फ वोटों की गिनती का नाम नहीं है। फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन होता है ये एक इलेक्शनिंग का प्रोसेस होता है कि जिससे जैसे ये शेड्यूल देते हैं कि कैंपेनिंग होती है, लोगों को बताया जाता है, लोगों के पास जाया जाता है। लेकिन अगर आप किसी पार्टी को, जैसे आपने कहा कि माने या ना माने सबसे बड़ी पार्टी है, इन्होंने भी कहा, तो उसमें फिर जो कैंडिडेट्स हैं अगर उसको आपने उलझाए रखना है उसके नॉमिनेशन पेपर में, उसको अगर आपने उलझाए रखना है ट्रिब्यूनल की अपीलों में, उसको अगर आपने उलझाए रखना है कि 13 तारीख तक पता नहीं कि बल्ले के निशान पे लड़ना है या किस पे, तो फिर वो सारे जैसे शहरों की थिकली पॉपुलेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी अर्बन और रूरल एरियाज जो उनसे हैं, वहाँ पे एक एक गांव आपसे 10-10 किलोमीटर दूर है। तो ये वो जो प्री पोल रिगिंग का एक किस्म का सिस्टम नज़र आ रहा है, इसको ह्यूमन राइट वॉच का बड़ा इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं, 1-2 दिनों से आ रहा है तसलसल, और तकरीबन 20 दिन पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा। और अभी ये जो इस्लामाबाद पेशावर में जो हियरिंग हो रही है, सबसे पहले तो ये बताएं कि जी लोकस स्टैंडाई क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, कि वो जारी है कि जी अगर हाई कोर्ट एक फैसला करता है तो ऑब्वियसली वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रोक देता है किसी फैसले से, तो क्या हाई कोर्ट जाती है कि जी इसको अर्ली हियरिंग कर दिया जाए, मेरा आपने प्रोसीडिंग्स क्यों रोक दिया है या नहीं। सो दिस शोज के थोड़ा सा अब ये वक्त है कि हम इतने क्लोज आ चुके हैं ऑलरेडी। जो इलेक्शन है वो सिर्फ रिजल्ट्स नहीं होंगे, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी होगी कि लोग उस रिजल्ट को मानते हैं नहीं,
तो इससे कोशिश की जाए कि हम दूर ना हो जाएं कि इस पूरे प्रोसेस के ऊपर एक सही, बड़ा एक क्वेश्चन मार्क पॉसिबिलिटी है। की आपने बात की है, साकिब साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मगर मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। एक पॉसिबिलिटी इन्होंने बात की है कि हो सकता है कि पीटीआई किसी दूसरी सियासी जमात के निशान के ऊपर चली जाए। अब जो ऑप्शन उनके पास मौजूद है उनमें से एक ऑप्शन कलम दवात का भी है। अब कलम दवात के निशान पर जिन दो लोगों ने कागजात जमा कराए थे, दोनों के कागजात एक्सेप्ट नहीं हुए, तो अगर उस निशान पर तहरीके साहब चली जाती है और उनके कुछ उम्मीदवार आ जाते हैं, तो कलम दवात पर इलेक्शन लड़ने वाले जो हैं उनका तो कोई पार्लिमानी लीडर होने का इम्कान ही नहीं है। तो पार्लिमानी लीडर तो फिर उसी जमात का होगा जो अलायंस में आई होगी। खुद शेख हसीद 62-63 पर पूरे नहीं उतरे और उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सिनेरियो नहीं हो जाएगा साकिब बशीर साहब? हो सकता है बहुत ही आखिरी ये उनका पता होगा जो शो करेंगे, वो मेरा नहीं ख्याल के बात वहाँ तक जाएगी। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच भी गया तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बल्ले के उसके निशान से इलेक्शन से चंद रोज़ पहले महरूम नहीं करेगी। मेरा ये ख्याल है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाना पड़ा तब भी। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन का केस है वो भी इतना मजबूत केस नहीं है, उसका मैं थोड़ा सा मुवाजना करूँगा। जो फॉरेन फंडिंग केस था, इलेक्शन कमीशन ने उसका फैसला किया, इलेक्शन कमीशन ने उसमें फाइंडिंग्स दी, सारा कुछ किया। जब वो मामला गया हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि आप एक कंक्लूजन तक पहुंचे हैं, अब आपने इनको शोकाज नोटिस जारी करना है। शोकाज नोटिस जारी करने के बाद आपने मुकम्मल जो समाअत का हक देना है उनको, और उसके बाद आप जो फैसला करेंगे वो होगा। और उसमें भी पॉलिटिकल पार्टी को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो भी उधर जाएगा फेडरल कैबिनेट और वहां से रेफरेंस बन के वो सारा जो उसमें पूरा प्रोसेस जो दिया हुआ है वो इस तरह होगा। वहां पे इलेक्शन कमीशन का ये मौकफ था कि नहीं, हमने तो फैसला पूरा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, फैसला पूरा किया, आपने शोकाज करना था और उसके बाद ये फिर आपने हक के समात भी देना है। एक बड़ी डिटेल जजमेंट थी। इस मामले में भी मैं देख रहा हूं कि कुछ चीजें जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करनी थी। जिस तरह बैरिस्टर अली जफर ने कहा था कि इन्होंने फाइन कर सकते थे, वो एक सर्टन अमाउंट थी, उसके बाद इन्होंने शोकाज करना था और उसके बाद ये जो फर्दर प्रोसीड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ये सवाल जो है वो अभी मौजूद है। इसका दिफा जो है वो आसान नहीं होगा पेशावर हाई कोर्ट के सामने भी इलेक्शन कमीशन का। लेकिन जो आपने पॉसिबिलिटी बताई कि जो कलम दवात वाला मामला है वो एक आखिरी हद होगी, लेकिन कलम दवात के जो दो लोग हैं उनके नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे और मोस्टली लोगों के हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी ये नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उनमें मोस्टली ऐसी मुज़िका खेज किस्म के एतराज़ात हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। जैसे जैसे ये एक्सेप्ट होना शुरू हो गए और लोग उसको कहेंगे कि नहीं, ये कि जुडिशरी ने कोई काम दिखा दिया, ऐसा नहीं है। कोई हैं ही बड़े अजीब किस्म के, मतलब 62-63 पर तो आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी है। काजी फैसला साहब ने कहा कि मैं भी नॉमिनेशन पेपर फाइल करूं तो रिजेक्ट हो सकते हैं, कायदे आजम भी नहीं लड़ सकते। तो ये 62-63 पर तो फिर जिन लोगों के कागजात नामजदगी 62-63 की वजह से रिजेक्ट हुए हैं, मेरा ख्याल है उनको फेवर मिल सकती है। जी नहीं, बिल्कुल, वो तो फेवर भी मिल सकती है। फिर इतने मुनज़्ज़म अंदाज में मिल सकता है, चले पूरा जो इतने मुनज़्ज़म अंदाज में पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी की टॉप की लीडरशिप के जो पेपर नामजद जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो रिजेक्ट होना, ये पूरा इलेक्शन पे भी सवालिया निशान होगा। अगर इलेक्शन शफाफ कराना है इलेक्शन कमीशन ने, तो मेरा ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो अंसर है उसको दिखाना पड़ेगा। कल सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल इस हवाले से समाअत भी बड़ी अहम है। आप कह रहे हैं इस पर निशान लगेगा, लेकिन जो पार्टी बज़ाहिर इससे बेनिफिट कर रही है कौसैन साहब, हम तो देख रहे हैं कि वो एक फरीक के तौर पर सामने आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। बल्ले का निशान जो है वो एक जमात का इलेक्शन कमीशन के साथ मामला है, इससे किसी दूसरी जमात को फायदा या नुकसान जो है वो कानूनी तौर पर तो होना नहीं चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और भी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि जनाब ये क्या बात हुई, इनको बल्ले का निशान क्यों जाए। पेशावर हाई कोर्ट को तनकीद का निशान आयमन बनाया गया। तो आप नहीं समझते कि ये कोई तीसरा शख्स जो इसका फरीक ही नहीं है उससे इसको क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, मुख्तसर से इसका जवाब यह है कि तमाम पार्टीज इलेक्शन कैंपेन पे हैं और वो मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों को अपनी तरफ राग़ब कर रही हैं, दूसरे के बारे में बात कर रही हैं। कुछ लोग महज़्ज़ब अंदाज में बात करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा महज़्ज़ब का दायरा छोड़ के पाँव बाहर निकाल के बात करते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये चूँकि इस वक्त जो माहौल चल रहा है वो इलेक्शन कैंपेन का चल रहा है, तो जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है उसे इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा समझिए। और उन्होंने इस पैराए में कहा होगा कि जैसे वो जो दूसरा फरीक है जिसको वो निशान अलॉट नहीं हुआ, उसको वो अपना एक मद्दे मुकाबिल समझ रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से अपनी कमजोरी का इज़हार है कि जी हम अगर हमारे मुखालिफ के पास ये निशान होगा तो हमारे लिए मुश्किल होगा, और अगर ये निशान उनके पास नहीं होगा तो फिर हमें जिस वक्त कोई भी कैंडिडेट या एज अ जमात आप इलेक्शन कैंपेन पे होते हैं और किसी दूसरे फरीक को हिट करते हैं
तो बेसिकली अंदर से आप थोड़े से कमज़ोर होते हैं, उस कमज़ोरी को कवर अप कर रहे होते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सही है, चलिए बिल्कुल सही है। मैं एक चीज़ जो है वो ज़रा मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी आपको स्टेटमेंट सुनवा देता हूँ। फजलुर कह रहे हैं कि इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते, ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता इलेक्शन कमीशन गौर तो करे इस बात पर, हमारी दरखास्त पर गौर तो करे। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कि 2 सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ को रहूंगा। अब ये उनका हल है। चलो, मुझे तो आप एक पार्टी सरबराह की हैसियत से ट्रीट कर लें, मुझे आप हर तरफ से सिक्योरिटी दे दें कि सारे हर उम्मीदवार को तो नहीं होता जी, इलेक्शन कमीशन ही सोच सकता है। हम तो अच्छा, अब राजा अमर साहब, ये जो उन्होंने दरख्वास्त की है वो इलेक्शन कमीशन से की है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन फैसला दिया हुआ इलेक्शन कराने के लिए 8 तारीख का वो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बहुत माइंड किया कि जब उमैर नियाजी गए लाहौर हाई कोर्ट के पास तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन काजी फैसल साहब ने उमैर नियाजी पर भी दी और लाहौर हाई कोर्ट के जज पर भी दी और कहा कि ये इलेक्शन को डिले करने की साजिश की गई है। तो अब मेरा सवाल यह है कि ये दरख्वास्त जो फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन से करनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट से करनी चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, पहली बात तो फजलुर रहमान ने पहली दफ़ा यानी बोला अभी है इख्तियार इलेक्शन को डिले करने का किसके पास है? 73 के आइन के तनाजुर में शुक्र है उन्होंने नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये पहले देखिए, पंजाब और केपी के इलेक्शन से ये चाहते थे कि इलेक्शंस ना हों और अल्टीमेटली नहीं हुए, लेकिन उस वक़्त बंदयाल साहब अपने फ़ैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज़ ईसा साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं हमारे, उन्होंने कहा था इट्स एन इनग्रेविंग ऑन द स्टोन। उन्होंने कहा था ये तो पत्थर पे लकीर है। अब इनको ये लकीर नज़र नहीं आ रही, इनको क्यों बात समझ नहीं आ रही, व्हाट इज़ द पर्पस कि जी डिले किया जाए कि जब मुल्क की तमाम बड़ी जमातें इस वक्त इलेक्शन कराना चाह रही हैं और इनको केपी नज़र आ रहा है, बलूचिस्तान में भी इवन केपी में एएनपी इत्तेफाक नहीं कर रही मौलाना से। देखिए ना जी, बात तो वही है कि ये क्यों डिले मांगा जाता है। डिले इसलिए मांगा जाता है कि जी एक आदमी को छोड़ा हुआ है कि जी अगर बल्ला मिल गया तो फिर कोशिश करें कि इलेक्शन डिले हो जाएं। अब इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो देखिए, 2013 के इलेक्शंस अगर आप रिकॉल करें, मेरे ख्याल में इसी केपी में पार्टीज को कैंपेनिंग नहीं करने दी जा रही थी। कितने ब्लास्ट होते थे 2018 में देखें जी। इस वक्त ज़मीनी मौसम का भी मामला है ना जी, सर्दी भी है सर। फरवरी में ऑलरेडी इलेक्शंस इस हमारे ही मुल्क में हो चुके हैं, इसी फरवरी के, और बर्फ़ पड़ी है। तो बर्फ़ अब सिर्फ मौलाना साहब के कैंप में तो नहीं पड़ रही। बात यही है कि जी वो जिस दिन शुरू में बात है कि जी सदर की कुर्सी अगर मिल गई तो इलेक्शन होते रहेंगे। वो तो एडजस्टमेंट उनकी नवाज शरीफ साहब से नहीं हो सकी। उन्होंने कहा ये मामला तो हम इलेक्शन के बाद देखेंगे। ये जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ऐसा बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, इस पर मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामद कहते हैं। साकिब बशीर साहब, मैं फजलुर रहमान साहब का बयान सुनवा रहा था अभी पिछले हिस्से में प्रोग्राम के, और उसमें हम कह रहे थे कि उन्होंने दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन से कि आप इस इलेक्शन को डिले कर दें। अब इलेक्शन कमीशन अगर उनकी दरख्वास्त मान ले तो क्या उसे सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा डिले करने के लिए, या उसके पास अब इख्तियार मौजूद है कि वो चाहे तो इस नुक्ते को मानते हुए कि मौसम ठीक नहीं है या सिक्योरिटी ठीक नहीं है इलेक्शन को आगे ले जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन इस दरख्वास्त को ज़ेरे गौर भी लाएगा, क्योंकि आज भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने काफ़ी भरमी का इज़हार किया और ये रिमार्क्स दिए कि कुछ हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जिनसे इलेक्शन डिले हो सके। तो एक चीज़ तो बड़ी तय है कि सुप्रीम कोर्ट इस 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो अब होने चाहिए। और जो बात मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि यही बात गुज़श्ता जो है वो अप्रैल में हो रही थी। अभी 2023 में मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब दिसंबर, जनवरी आ गया, फरवरी, और मेरा ख्याल में अगले मई और अक्टूबर तक भी चले जाएं तो यही बातें हो रही होंगी। मेरा ये ख्याल है कि जो मतलब खबरें आ रही हैं, जो चीज़ें हैं, कि इतने भी गैर मामूली हालात नहीं है कि अब इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए। और इलेक्शन डिले, मुझे ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी आखिरी हद तक जाएगी कि इलेक्शन डिले ना हो, और इलेक्शन डिले होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि अभी इलेक्शन अगर डिले हो गया,
इससे कबल भी आइन इसके बाद फिर रमजान आ जाएगा, फिर सख्त गर्मी आ जाएगी, सख्त गर्मी, फिर ईद बहुत आ सारी जाएगी, चीजें आ फिर जाएगी। मुहर्रम आएंगे, फिर बरसात आ जाएगी। इससे कबल भी 90 डेज में इलेक्शन ना करा के उस आईनी जो हुदूद थी उसको तोड़ा गया, फिर उसको किसी को जो है वो अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। और अभी भी ये अगर ये हुआ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनसे ये तवक्कुआत हैं कि कम से कम वो इलेक्शन करवाएंगे। अब इलेक्शन कैसे होंगे वो तो अलग सवाल है, लेकिन 8 फरवरी इलेक्शन कराएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये फैसला नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौसैन साहब ये बताइए कि अब कल एक 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक जजमेंट दी है, अब उस पर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आ गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अब मेरा सवाल यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जब डिस्कशन होगा तो उसमें एतराज जो बुनियादी तौर पर है वो आरओज के हवाले से है। अब आरओज का मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुका है, जब इलेक्शन कमीशन, जब लाहौर हाई कोर्ट के एक जज अली बाकर नजवी साहब ने यह फैसला दिया था तो उसको मुअत्तल कर दिया था। अब आपके ख्याल में वो जो खदशा था पीटीआई का, वो दुरुस्त मालूम नहीं हो रहा कि आरओज का इसमें एक ऐसा किरदार सामने आया है जिसको एतराज बनाकर या बुनियाद बनाकर दोबारा वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया? देखिए, समझने की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सारे हालात क्यों फेस कर रही है। बेसिकली इसके पीछे 9 मई के वाक़यात हैं। देखिए, एक बंदा कहता है कि जी मैं रियासत की रिट को चैलेंज करता हूँ, मैं इस रियासत के फ़लाने जो मामलात हैं या उनको जिस तरह रियासत चीज़ें लेके चल रही होती है मैं उसको नहीं मानता, ठीक, मैं उसमें रखना अंदाज़ी करूँगा, मैं उस पर हॉस्टाइल रवैया रखूँगा, मैं उस पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाऊँगा, मैं पाकिस्तान की रियासत के इदारों को निशाना बनाऊँगा। उसके बाद अगर कोई ये क्लेम करे कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, मेरा तो ख्याल है उसको फील्ड ही नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड एक बहुत दूर की बात है कि फिर इस जमात पर पाबंदी होनी चाहिए थी। देखिए, बात यह है कि हमारे एंटी टेररिज्म लॉ में प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं जो अपने हाथ में कानून लेती हैं, टेररिज्म करती हैं। हाँ। तो ये 9 मई के वाक़यात क्या हैं? आपने 9 मई के वाक़यात दहशतगर्दी हैं, दहशतगर्दी है, ऑब्वियसली दहशतगर्दी। 9 मई के वाक़यात के जो दहशतगर्द हैं वो या तो पकड़े जा चुके हैं या वो मफरूर हैं और कानून को उनकी तलाश है। लेकिन जो लोग उस जुमरे में नहीं आए, उनके ख्याल में, आपके ख्याल में, फिर अगर उनकी जमात पर पाबंदी भी नहीं है तो फिर उनको तो इजाज़त होनी चाहिए। देखिए, ये सरकार को या स्टेट को सोचना चाहिए। ये अगर फ़र्ज़ करें कि एक स्टूडेंट है जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर है, उसको क्या लगे उसने कोई MNA या MPA बनना था, उसके क्या मफादात उससे अटैच थे? मफादात तो उन लोगों के अटैच थे जो ऊपर लेवल पे टॉप लेवल टॉप टियर होता है। वो तो कुछ भागे हुए हैं, वो भागे हुए इसलिए हैं कि वो कानून के शिकंजे से भागे हुए हैं। सही, अगर उनकी टॉप लीडरशिप भागी हुई है, वो इतने तगड़े थे या सच्चे थे तो वो आके कानून का सामना करते। अगर वो उन्होंने ऑप्ट किया है कि वो भागने में उनकी आफियत मफरूर हो गए जी, उनकी तो जायदादें जब्त हो रही हैं ऑब्वियसली जी, तो मेरा ख्याल ये है मुकदमा ही नहीं है ना ये बड़ा उनके बारे में। तो मेरा ख्याल है कल आकर ये लेवल प्लेइंग फील्ड के केस में उनका तो मुकदमा लड़ा ही नहीं जाएगा। मुकदमा तो शायद उनका लड़ा जाएगा जो कहीं मतलूब शायद नहीं है और उनके कागजात। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारा पार्टनरशिप लॉ है, वो कहता है कि 7 अगर उसके पार्टनर्स हैं और अगर एक भी कोई काम करता है तो ही इज डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट एज अ एजेंट ऑफ द फर्म और पार्टनरशिप। ठीक है, तो अगर उधर से किसी ने कोई गलत काम किया, 9 मई के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी हैच की, देखना यह है कि पार्टी ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। बिल्कुल सही। अगर पार्टी ने इलेक्शन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब है कि पार्टी पे आयद होनी चाहिए। इस सब के पीछे पार्टी की पूरी सोच थी। बिल्कुल ठीक है, इसके पीछे पार्टी की टैसिट अप्रूवल थी। कौसैन साहब बहुत शुक्रिया। कौसैन फैसल मुफ्ती साहब, साकिब बशीर साहब, राजा मेरे बात साहब हमारे साथ प्रोग्राम लिख रहे हैं। आज इलेक्शन के हवाले से एक और बहुत अहम मामला चल रहा था, चूंकि सिक्योरिटी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को, 2,77,000 की नफरी जो है वो चाहिए थी। इस सिलसिले में बहुत अहम मीटिंग्स आज हो रही थी। ये यकीन दहानी कराई गई है अब इलेक्शन कमीशन को कि ये नफरी उन्हें फराहम की जाएगी और इलेक्शन के इनेकाद के लिए जो ज़रूरी उनको ताउन है वो मिल जाएगा। ये मेरे ख्याल में मौजूदा हालात और तनाजुर में बहुत अहम खबर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।